रात लगभग खत्म होने वाली थी। कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों के पीछे सूरज अभी उगा भी नहीं था, लेकिन दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक छोटे से गांव बुमडूरा में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने आने वाले कई महीनों तक पूरी घाटी की दिशा बदल दी। कुछ गोलियों की आवाज़ गूंजी, फिर कुछ देर के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक ऐसी घटना छिपी थी जो अगले ही कुछ घंटों में पूरे कश्मीर में आग की तरह फैलने वाली थी। सुबह होते होते ये खबर घाटी के हर कोने तक पहुंच चुकी थी कि एक 22 साल का युवक, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बंदूक के साथ अक्सर दिखाई देती थीं, जिसकी पहचान घाटी में एक बड़े उग्रवादी चेहरे के रूप में बन चुकी थी, वो अब जिंदा नहीं रहा। उस युवक का नाम था बुरहान मुजफ्फर वानी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मुठभेड़ की नहीं थी। ये कहानी थी एक ऐसे लड़के की जो कभी एक साधारण छात्र था, जिसका परिवार पढ़ा लिखा था, जिसके पिता एक स्कूल के प्रिंसिपल थे और जो धीरे धीरे कश्मीर के सबसे चर्चित और विवादित उग्रवादियों में से एक बन गया। बुरहान वानी की कहानी शुरू होती है 19 सितंबर 1994 से, जब दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल कस्बे में उसका जन्म हुआ। उसका परिवार शिक्षित था और समाज में सम्मानित भी माना जाता था। उसके पिता मुजफ्फर वानी एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे और चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और जीवन में कुछ बड़ा बने। बचपन के दिनों में बुरहान पढ़ाई में औसत माना जाता था, लेकिन वो अपने दोस्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। वो तकनीक और मोबाइल फ़ोन में भी दिलचस्पी रखता था, जो बाद में उसकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला था। उस समय तक उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन साल 2010 कश्मीर के लिए भी और बुरहान की ज़िंदगी के लिए भी एक बड़ा मोड़ लेकर आया। 2010 में कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कई जगहों पर पत्थरबाजी और सुरक्षा बलों के साथ झड़पें आम हो चुकी थीं। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने बुरहान की ज़िंदगी की दिशा बदल दी। कई रिपोर्टों के अनुसार जब बुरहान लगभग 15 साल का था, तब वो अपने बड़े भाई के साथ बाइक पर जा रहा था। रास्ते में सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका और कथित तौर पर उनसे पूछताछ की। कुछ स्थानीय लोगों का दावा था कि इस दौरान उनके साथ मारपीट भी हुई। इस घटना का बुरहान पर गहरा असर पड़ा। इसके बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता था और अक्सर चुप रहने लगा था। कुछ ही महीनों के भीतर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसके परिवार को भी चौंका दिया। 2010 में ही मात्र 15 साल की उम्र में बुरहान वानी अचानक घर छोड़कर चला गया। शुरुआत में परिवार को लगा कि वो शायद दोस्तों के पास होगा या कहीं घूमने गया होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। पता चला कि बुरहान वानी उग्रवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो चुका है। उस समय घाटी में कई उग्रवादी संगठन सक्रिय थे, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन स्थानीय युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए जाना जाता था। जब बुरहान ने हथियार उठाया तो शुरू में वो दूसरे उग्रवादियों की तरह ही जंगलों और पहाड़ों में छिपकर गतिविधियां करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने उसे बाकी उग्रवादियों से अलग बना दिया। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया। उस समय तक कश्मीर में उग्रवादी आमतौर पर कैमरे से दूर रहते थे, लेकिन बुरहान ने इसके बिल्कुल उलट रास्ता चुना। 2015 के आसपास उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। इन तस्वीरों में वो अपने साथियों के साथ हथियारों के साथ खड़ा दिखाई देता था। कभी वो जंगल में होता, कभी किसी कमरे में बैठा दिखाई देता था और अक्सर उसके हाथ में AK-47 राइफल होती थी। इन तस्वीरों का असर घाटी के युवाओं पर तेजी से पड़ने लगा। कई युवा उसकी तस्वीरों को मोबाइल वॉलपेपर के रूप में इस्तेमाल करने लगे। कुछ जगहों पर उसके पोस्टर भी लगाए जाने लगे। बुरहान वानी ने कई बार वीडियो संदेश भी जारी किए। इन वीडियो में वो कश्मीर के युवाओं से हथियार उठाने की अपील करता था और कहता था कि वे उसके साथ जुड़ें। सोशल मीडिया के कारण उसकी पहचान तेजी से बढ़ने लगी। धीरे धीरे वो हिजबुल मुजाहिदीन का एक प्रमुख चेहरा बन गया। सुरक्षा एजेंसियों के लिए वो एक बड़ी चुनौती बन चुका था, क्योंकि वो सिर्फ एक उग्रवादी नहीं बल्कि एक प्रचार प्रतीक बन गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल कर लिया। उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। सुरक्षा एजेंसियां उसे पकड़ने या मार गिराने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही थीं, लेकिन वो कई बार बच निकलता था। इस दौरान घाटी में उसकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही थी।
फिर आया 8 जुलाई 2016 का दिन। ये दिन शुरुआत में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन शाम होते होते हालात अचानक बदल गए। उस दिन सुरक्षा एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण खुफिया सूचना मिली। जानकारी थी कि बुरहान वानी अपने 2 साथियों के साथ अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके के बुमडुरा गांव में मौजूद है। ये सूचना बेहद अहम थी, क्योंकि कई वर्षों से सुरक्षा एजेंसियां उसे ढूंढ रही थीं। सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई शुरू हुई। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीमों ने मिलकर इलाके को घेरने की योजना बनाई। ऑपरेशन बेहद सावधानी से किया जा रहा था, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को पता था कि बुरहान वानी की पहचान घाटी में बहुत बड़ी हो चुकी है। शाम लगभग 4:30 बजे सुरक्षा बलों ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया, जहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी। पहले घर के अंदर मौजूद लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन जवाब में गोलियां चलने लगीं और यहीं से मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ समय तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। घर के अंदर 3 उग्रवादी मौजूद थे। इनमें बुरहान वानी के अलावा सरताज अहमद और परवेज अहमद भी शामिल थे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा था और धीरे धीरे आतंकियों की स्थिति कमजोर होने लगी। ये मुठभेड़ बहुत लंबी नहीं चली। लगभग आधे घंटे के भीतर सुरक्षा बलों ने तीनों उग्रवादियों को मार गिराया। जब ऑपरेशन खत्म हुआ और शवों की पहचान की गई, तो पुष्टि हो गई कि मारे गए आतंकियों में बुरहान वानी भी शामिल है। ये खबर कुछ ही समय में पूरे कश्मीर में फैल गई। रात होते होते कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। अगले दिन त्राल में बुरहान वानी का अंतिम संस्कार किया गया। रिपोर्टों के अनुसार उस अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके बाद घाटी के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गईं। लेकिन इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं। पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आईं और सुरक्षा बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। 2016 के इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत भी हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस समय की अशांति में 90 से अधिक लोगों की जान गई और हजारों लोग घायल हुए। सैकड़ों सुरक्षाकर्मी भी इन झड़पों में घायल हुए। इन घटनाओं के कारण कश्मीर में सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई महीनों तक स्कूल और कॉलेज बंद रहे। व्यापार और परिवहन भी प्रभावित हुए। इंटरनेट सेवाएं लंबे समय तक बंद रहीं और घाटी में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। विशेषज्ञों के अनुसार बुरहान वानी की मौत के बाद इतनी बड़ी प्रतिक्रिया होने का एक कारण उसकी सोशल मीडिया पर बनी छवि भी थी। वो उन पहले उग्रवादियों में से था जिसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया था। उसकी तस्वीरें और वीडियो घाटी के युवाओं तक सीधे पहुंचते थे और इसी वजह से उसकी पहचान एक प्रतीक के रूप में बन गई थी। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि बुरहान वानी एक उग्रवादी संगठन का सदस्य था और सुरक्षा बलों ने कानून के अनुसार कार्रवाई की। सरकार ने हिंसा की निंदा की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। 8 जुलाई 2016 की वो मुठभेड़ सिर्फ एक सुरक्षा ऑपरेशन नहीं थी, उसने कश्मीर के हालात पर गहरा असर डाला और कई महीनों तक घाटी में अस्थिरता बनी रही। अनंतनाग के बुमडूरा गांव में हुई उस छोटी सी मुठभेड़ की गूंज पूरे कश्मीर में सुनाई दी और आज भी जब उस दिन की बात होती है तो लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने कश्मीर के हालात को लंबे समय तक प्रभावित किया।